नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा का पहला शीर्षक का दूसरा उपशीर्षक मौखिक साहित्य के विविध रूप का यहाँ उल्लेख करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें मैंने पहले दो स्लाइड में लोकगीत और लोक कथा के बारे में बताया है। अब मैं लोक गाथा का अर्थ एवं स्वरूप या लोक गाथा का अर्थ एवं महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। लोक गाथा का महत्व सदियों से चला आ रहा है। विश्व की हर एक भाषा में लोक गाथाएं मिल जाती हैं। भारतीय भाषाओं में जो लोकगीत होते हैं, उन्हें प्रायः दो भागों में वर्गीकृत किया है। प्रथम, उन गीतों को रखा है जो आकार में छोटे होते हैं, जिनमें कथा तत्व का अभाव और मुख्य तत्व की गयता की विशेषता होती है। दूसरे प्रकार के वे गीत हैं जो आकार में बड़े होते हैं, में कथानक की प्रधानता और गयता भी होती है। मूलतः गीतात्मक कथाएं ही लोक कथाएं होती हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है, जिन गीतों में कथानक का अभाव सा है उन्हें लोकगीत, और जो लंबा गीत होता है उसे लोक गाथा नाम दिया है। लोक गाथाओं का अपना स्वरूप होता है। भिन्न भिन्न देशों में, भारत के अलग अलग भागों में गाथा के लिए भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस में इसे बैलेड, स्पेन में इसे रायनोकरो, जर्मनी में इन्हें फोक स्लाइडर, डेनमार्क में फोक वाइजर कहते हैं। गुजराती में कथा गीत, तमिल में कैद पंडाल, असमिया में मल्लीला तथा मराठी ब्रज, बुंदेली और गढ़वाली में पेवाड़ा कहते हैं। लोक गाथा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विचार एवं परिभाषाएं दी है। डॉक्टर मरे का कथन है, लोक गाथा छोटे पर्दे, एक तरह से हम देखें कि लोक गाथा छोटे पदों में एक ऐसी प्राणमयी सरल कविता है जिसमें कोई लोकप्रिय कथा बहुत ही रीति से कही गई है। यह रीति का अर्थ है रीति रिवाज से, परंपरा से। प्रोफेसर गूमर ने लोक कथाओं के विषय में लिखा है, लोक गाथा गाने के लिए रची गई एक ऐसी कविता जो सामग्री की वृद्धि में सर्वथा शून्य हो और संभवतः उद्भव की दृष्टि से सामुदायिक नृत्य से संबंध हो, किंतु जिसमें मौखिक परंपरा प्रधान हो गई है। इसके गढ़ने वाले साहित्यिक प्रभावों से मुक्त होते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि किसी वीर की शौर्यपूर्ण साहसिक कथाएं वास्तविक रूप में घटित हुई हो तो लोक गाथा बन जाती है, इतर सभी लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हो जाती है। इसी प्रकार लोक गाथाओं का वर्गीकरण उसके आकार, विषय वस्तु पर आधारित होता है। लोक गाथाओं को भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में एक तरह से वर्गीकृत किया है। पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर गूमर ने अंग्रेजी लोक गाथाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण 6 श्रेणियों में बताया है। पहला, प्राचीनतम गाथाएं। प्राचीनतम गाथाओं से यहाँ तात्पर्य है कि वो गाथाएं जिसमें आकाश, धरती, ऋतु से संबंधित समस्याएं एक तरह से मुखर रूप में होती है, जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर भी गीतों के माध्यम से ही दिए जाते हैं। जैसे मराठी में कलगी तुरा के गीत गाए जाते हैं। दूसरा है कौटुंबिकी गाथाएं। कौटुंबिकी गाथाओं में परिवार से संबंधित लोगों के आधार पर इन गाथाओं को रचा गया है, जैसे पति पत्नी, भाई, ससुर, ननद, भौजाई, देवर, भाभी, जेठानी, देवरानी, सौतेली माँ आदि के संबंधों पर निर्मित लोक गाथाएं आती है। परिवार में सम्मिलित विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों का संबंध इनमें बखूबी रूप से दर्शाया जाता है। तीसरा है अलौकिक गाथाएं, जिसमें हम देखते हैं कि भक्ति काल से ये जो प्रारंभ हुआ वह अभी तक समाज में एक तरह से आजकल तो मुखर स्वर में हो गया है। पहले दबे स्वर में हुआ करती थी ये सारी चीजें, और आज मुखर स्वर में एक तरह से दर्शाई जाती हैं, जैसे जादू टोना, सम्मोहन,
परकाया परवेश, परि अप्सराएं, श्राप, परिहार आदि से संबंधित गाथाएं आती हैं। चौथा है पौराणिक गाथाएं। इन गाथाओं में पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि के चरित्रों पर आधारित लोक गाथाएं आती हैं। पांचवा है सीमांत गाथाएं। सीमांत गाथाएं अक्सर हम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक तरह से रचित होती है। इनमें ऐतिहासिक पात्रों, स्थानीय शहीदों, शूरवीर, राजा, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित गाथाएं गाई जाती है। 1857 के पहले स्वातंत्र्य युद्ध में शहीद हुए अनेक वीरों पर लोक गाथाएं लिखी गई। वीर कुंवर सिंह की भोजपुरी में रचित गाथा में अंग्रेजों की खलनायक की प्रवृत्ति तथा 1857 के पहले स्वातंत्र्य युद्ध अर्थात सिपाही विद्रोह का वास्तविक एक तरह से चरित्र दिखाया गया है, चित्र खींचा गया है। आरण्यक गाथाएं, ये वे गाथाएं होती हैं जो जंगलों में एक तरह से घटित होती हैं। जंगल में रहने वाले डाकू जो अमीरों को लूट कर गरीबों को मदद करते थे, ऐसे परोपकारी रॉबिन हुड जैसे लुटेरों डाकुओं की गाथाएं इसके अंतर्गत आती है। उसे प्रोफेसर किट रीज ने लोक गाथाओं को दो भागों में एक तरह से वर्गीकृत किया है और दूसरा है परंपरागत गाथा। चारण गाथाओं से यहाँ तात्पर्य है मध्यकालीन यूरोप में चारण लोग दरबारों में जाकर गाथाओं को गाया और उसमें अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इन चारणों द्वारा बनाई एवं गाथाएं पढ़ गया। चारण गाथाओं से यहाँ पर मुझे एक और दृश्य एक तरह से याद आ रहा है, जिसमें आप लोगों ने पता है फिल्म रुदाली नहीं देखी, उसमें भी चारनी या चारण गाथा का रूप एक तरह से दिखाया गया है चरित्र के माध्यम से कि राजा परस्पर अपने सुख व्यक्त करने में भी असमर्थ रहते थे। तो ऐसे समय में वह चारणों चारणियों को बुलाकर नृत्य गाथा या किसी मृत्यु के रूप में भी उनको रुलाने के लिए, उनको रोने के लिए भी एक तरह से आमंत्रण निमंत्रण दिया जाता था। उन पर भी अनेक प्रकार की गाथाएं हमारे समाज में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रचित है। दूसरा है परंपरागत गाथाएं जो चिरकाल से चलती चली आ रही है तथा जिनका प्रचार प्रसार आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। इन परंपरागत गाथाओं को गाकर व्यवसायिक लोग पत्र द्वारा प्रकाशित करवाते थे। इस प्रकार ये गाथाएं कालांतर में परंपरागत गाथाओं के नाम से प्रसिद्ध हुई। अतः कहा जा सकता है कि इन गाथाओं में व्यक्ति अपनी भावा अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न संदर्भों में व्यक्त करता है। कोई माध्यम उस समय पर चलित चालित रूप में नहीं था। तो यही एक तरह से मनोरंजन के सुखद पल हुआ करते थे, जो लोग अपने द्वारा एक तरह से रचित रूप में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में एक तरह से गाते हुए दिखाई देते थे। लिखित रूप में तो उस समय में नहीं था, पर खुद ही उसकी संरचना कर मौखिक रूप से अपने सुख दुख, अपने हर्ष उल्लास को वह जन समाज या किसी भी तरह की समस्या, विसंगति, तनाव एक तरह से दिखाई देते थे, संघर्ष दिखाई देते थे, तो उन्हें गाथाओं के माध्यम से एक तरह से चित्रित करते हुए दिखाई देते थे। धन्यवाद।